लोकतांत्रिक समाजवाद है हमारा, जिसमें हमने किया है समानता, अर्थात विभेदीकरण पर रोक लगाई है। हमने एक काम तो यह किया है। दूसरा किया है या इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो हमने समानता रख के संसाधनों का समता मूलक वितरण किया है, जिसको हम कह रहे हैं वितरण न्याय। अभी जो हमने चर्चा की है उधर, इससे क्या होगा कि हमने कमजोर वर्गों का कल्याण भी हुआ है और दूसरा है सभी के लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण भी किया है और यह हमें सामाजिक न्याय उपलब्ध कराएगा, ऐसा कहा जाएगा। यही भारत के समाजवाद की मूल प्रकृति है। इसके अलावा एक और बात है कि जो भारत का जो संविधान है उसमें समाजवाद को हम एक और तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 14, 16 और 39D, अगर इसको देखा जाए तो इससे हमें एक संकल्पना विकसित होती है, उसकी भी चर्चा कर दे रहा हूं मैं। तो पहले तो यह हो गया कि हाउ सोशलिज्म विल डिलीवर सोशल जस्टिस। इसके बाद है कि भारत में समाजवाद का संबंध समान कार्य के लिए समान वेतन की संकल्पना से है। तो यह जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, इस संकल्पना का विकास अनुच्छेद 14, 16 तथा 39D को साथ पढ़कर किया गया है। ये पूछा गया प्रश्न है प्रीलिम्स में ऑलरेडी कि समान कार्य के लिए समान वेतन की संकल्पना किन किन अनुच्छेदों को साथ पढ़कर की गई है। ऑलरेडी पूछा गया है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो 14, 16 और 39D हमें याद रखना है। इसमें इस आधार पर हम भारत के समाजवाद को समझ सकते हैं। अब समाजवादी जो शब्द था, इसको हमने 42वें संशोधन, ये कल भी हमने डिस्कस किया है, 1976 से उद्देशिका में जोड़ा था, जिससे भारत के संविधान में शामिल समाजवादी सिद्धांत की सुदृढ़ता बढ़ा दी गई और इसके चलते हमने बहुत सारे कार्य किए, जिसमें मूल कर्तव्य शामिल करना है। वो आगे हम लोग देखेंगे कैसे। यह भारत के समाजवाद की बात है। अब हमें देखना यह है कि आज का जो दौर है वह दौर है आर्थिक उदारीकरण का और बाजार की अर्थव्यवस्था का।
इसका अर्थ यह हुआ कि जहां पर बाजार की अर्थव्यवस्था आ रही है वहां उदारवाद का प्रचलन होता है। तो उदारवाद का अर्थ होता है कि हमने व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता दे रखी है और हमने निजी इकाइयों को, निजी व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता दे रखी है, जो निजीकरण को बढ़ावा देता है। तो जैसे जैसे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, निजीकरण मुनाफा अर्जित करने के दृष्टिकोण से कार्य करता है। जब मुनाफा अर्जित करेगा वह, तो पूंजी के संचय की आशंका होगी ही। ऐसी स्थिति में यह कहा जाता है कि जब उदारवादी विचारों पर बाजार की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तो पूंजीवादी मनोवृत्तियां या प्रवृत्तियां विकसित हो जा सकती है। ऐसी स्थिति में हमारा जो समाजवाद है वह कैसे सुरक्षित है, यह हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम अब उसी मुद्दे पर मैं चर्चा कर रहा हूं ताकि आपको समझने में समस्या नहीं हो। एक मेजर हेड हमारे सामने रहेगा, आर्थिक उदारीकरण के बाद समाजवादी सिद्धांतों की प्रासंगिकता। जो आर्थिक उदारीकरण है यह 1991 में सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इसका वैश्विक प्रसार हुआ, पूरे विश्व में फैला और हमने आर्थिक सुधार किए जिसमें पूंजी, श्रम और तकनीकों का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था कि हम प्रक्रियाओं को इतना सरलीकृत कर दें जिससे कि पूंजी, श्रम और तकनीकों का प्रसार हो जाए। आर्थिक सुधार को कहते हैं प्रक्रियाओं का दूसरा, सीमा पार व्यापार के लिए न्यूनतम अवरोध लीस्ट, मतलब फ्री ट्रेड करना है, लीस्ट बैरियर्स हमने यहां पर रखे थे। ये हमने आर्थिक उदारीकरण में किया। इसके अलावा हमने एक और काम किया, वह था निजीकरण को प्रोत्साहन दिया और बाजार अर्थव्यवस्था का प्रसार किया, मार्केट इकोनॉमी का। इसका जो वैचारिक पक्ष है वह नव उदारवाद है। राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप है। नव उदारवाद का अर्थ हो गया कि राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप। इस आधार पर हमने काम करना शुरू किया और हमने आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा दिया। अब इसमें आगे बताना है कि निजीकरण को प्रोत्साहन देने के कारण पूंजी संचय
और उसके फलस्वरूप पूंजीवादी प्रवृत्तियों के विकसित होने की आशंका उत्पन्न हो गई और यह लगने लगा कि हमारा समाजवाद अप्रासंगिक हो गया है। इसी कारण समाजवादी सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगे। ये हमने अभी बताया अपने इस पूरे उत्तर में कि आर्थिक उदारीकरण 1991 में तब प्रसारित हुआ जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। उसके बाद वैश्विक प्रसार हुआ और हमने आर्थिक सुधार शुरू किए, जिसमें हमने प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया और सीमा व्यापार के लिए न्यूनतम अवरोध रखे और ताकि पूंजी, श्रम और तकनीकों का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित हो सके। यह हमने कार्य किया आर्थिक उदारीकरण के दौरान और हमने निजीकरण को प्रोत्साहन दिया और बाजार अर्थव्यवस्था का प्रसार हो गया। क्योंकि आर्थिक उदारीकरण नव उदारवाद के विचार पर कार्य करता है, इसलिए राज्य का इसमें न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। ऐसी स्थिति में जब निजीकरण को प्रोत्साहन मिला तो स्वाभाविक रूप से पूंजी संचय होने लगा और यह लगने लगा कि पूंजीवादी प्रवृत्तियां विकसित हो रही हैं और शोषणकारी प्रवृत्तियां भी विकसित हो रही हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर प्रश्न लगना था कि समाजवादी सिद्धांत हमारे अप्रासंगिक हो गए हैं। यह हमारी पृष्ठभूमि है जिसमें हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। अब क्या यह वाकई खतरा है इस पर, या समाजवाद हमारा सुरक्षित है? तो भारत में जो समाजवादी सिद्धांत हैं उसकी प्रासंगिकता देखनी है। पहला कार्य हमने किया, संविधान में उल्लिखित समाजवादी शब्द तथा समाजवादी सिद्धांत बुनियादी ढांचे के भाग हैं, अतः उनका विरूपण या रूपांतरण नहीं किया जा सकता। किसी भी कीमत पर हम उसको हटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरा है, राज्य की भूमिका में परिवर्तन आया। वो क्या परिवर्तन है? राज्य एक तरफ बाजार है और एक तरफ समाज है। अब यह है कि राज्य बाजार और समाज के बीच एक अंतःफलक इंटरफेस की भूमिका है राज्य की। दोनों दो चेहरे हैं उसके, एक तरफ वो बाजार और को देखता है, दूसरी तरफ समाज को देखता है। अतः दोनों के बीच
संतुलन की स्थापना राज्य का दायित्व है। एक पक्ष तो यह है। दूसरा है कि राज्य आर्थिक उदारीकरण के पूर्व मुख्यतः नियंत्रक की भूमिका में था, लेकिन वर्तमान में वह नियामक, रेगुलेटर तथा प्रवर्तक, फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। अब वो दोनों को देखता है, राज्य को भी, बाजार को भी और समाज को भी, कि कैसे वो कार्य कर रहे हैं, क्या समाज को कोई नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो वह नियामकीय तरीका अपनाएगा, रेगुलेट करेगा उसको और उसको आगे भी बढ़ाएगा, ताकि हम अधिक से अधिक संसाधन प्राप्त कर सकें और हम उसका वितरण कर सकें, क्योंकि वितरण आज भी राज्य के हाथ में ही है। वितरण हमने निजीकरण वितरण में नहीं किया है। वितरण के लिए अंतिम रूप से राज्य ही उत्तरदायी है। अब ऐसी स्थिति जब होगी तो हमने समाजवादी सिद्धांतों के संरक्षण के लिए राज्य के हस्तक्षेपणीय प्रयास, इंटरवेंशनल, राज्य बीच में हस्तक्षेप कर रहा है कि आपने मुनाफा कमाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मुनाफे का संचय नहीं कर सकते और पूंजीवादी नहीं हो सकते। उसका वितरण करना राज्य का दायित्व है। वो क्या है? नीतिगत है। तो हमारे पास जितने भी कार्यक्रम हैं वो सब इस दिशा को यह बताते हैं कि हमारी जो नीतियां हैं वह समाजवादी सिद्धांतों से प्रेरित हैं। कैसे? यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, समाजवाद से प्रेरित है। जैसे आयुष्मान भारत, गति शक्ति, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, जितनी योजनाएं हैं, किसी का भी नाम ले लें हम, वो सब लोगों के कल्याण के लिए प्रेरित हैं, लोगों के कल्याण की ओर उन्मुख है। समस्या तब आती जब राज्य का जो नीतिगत पक्ष है यह समाजवाद के बदले अगर वो उदारवाद से प्रेरित होता, तब यह समस्या आती कि क्या हमारा समाजवाद वाकई सुरक्षित है। लेकिन जब तक नीतिगत पक्ष समाजवादी सिद्धांतों से प्रेरित होता रहेगा, तब तक भारतीय समाजवादी प्रकृति पूर्णतः सुरक्षित रहेगी, चाहे हम कितना भी निजीकरण करते जाएं, चाहे हम उदारवाद को कितना भी प्रश्रय देते रहें। तो हमारे समाजवाद पर कोई ऐसा खतरा नहीं है। चुनौतियां जरूर हैं, क्योंकि बाजार विषमताओं को बढ़ाता है। अधिक पूंजी रखने वाले अधिक अमीर होते हैं, ये बहुत स्वाभाविक है, तो विषमताओं को बढ़ाता अवश्य है। लेकिन भारत में पूंजीवादी प्रवृत्तियां विकसित नहीं हो सकती। उसका कारण यही है कि हमारा नीतिगत पक्ष जो भारत सरकार का है या राज्यों की सरकारों का है, वह समाजवाद से ही प्रेरित है और हम लोगों के कल्याण को ही वरीयता देते हैं। इसलिए भारतीय समाजवाद पूर्णतः सुरक्षित है आर्थिक उदारीकरण के दौर में भी। यह हमारा निष्कर्ष होगा अगर इस आधार पर हमें किसी प्रश्न का उत्तर देना हो तब।